हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एसएस एजुकेशन क्लास में। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है नोटिफिकेशन जो आया है एडीआरई का एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसको लेके डिस्कशन करने वाला हूँ। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर मुझे इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वही सब हम लोग अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा और किस में अप्लाई करना है। क्योंकि 10 तारीख से हम लोग का 10 तारीख से 10 नवंबर से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से अगर एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए है, ऐसे तो दिन है अप टू दिसंबर लास्ट तक दिन है, पर तब भी पहले जान के रखिए तो अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये हम लोग का डेट, हम लोग ये ऑफिशियल का जो वो लोग है तो किसने दिया है, ये स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन ने दिया है फॉर क्लास 3 पोस्ट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट है। तो ये तो हम लोग का जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कौन से एक्ट के द्वारा हम लोग ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं कि द आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर एनालॉगस पोस्ट ऑफ थर्ड क्लास 3 एंड क्लास 4 एक्ट 2021 के जरिए ये लोग एग्ज़ाम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ये टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है 7600 नंबर ऑफ वैकेंट क्लास 3 पोस्ट। ये टेंटेटिव है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, या फिर बढ़ सकता है या फिर कम सकता है, अंडर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स में एक ही साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। मतलब ऐसा है कि इसमें आप जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स इसमें एक साथ फिल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में मिले जिसका नाम आपने शायद से अभी तक सुना भी नहीं होगा। तो देयर विल बी रिजर्वेशन पोस्ट, और रिजर्वेशन तो होता ही है, आप लोग को पता है गवर्नमेंट रूल्स के जरिए जो रिजर्वेशन रूल्स है वो चलेगा। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग पार्टिकुलर ऑफ पे बैंड्स एंड ग्रेड पे एक्सेट्रा शैल बी पब्लिश्ड अहेड ऑफ द कंडक्टर। और ये बाद में हम लोग जो आप लोगों का पे बैंड कितना होगा और ग्रेड पे कितना होगा, ये सब हम बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके बारे में। तो जो सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग का क्या है। सबसे पहला लोग इसीलिए में कंफ्यूज रहते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा एनफ है या नहीं है, या फिर मैं कौन से पोस्ट में अप्लाई करूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है एग्जाम को। एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2, एक है कैटेगरी 3। तो ये 3 कैटेगरी है। सबसे पहला जो कैटेगरी है कैटेगरी 1, इसमें है बैचलर्स डिग्री का पोस्ट, वो लोग ने जिन्होंने बैचलर्स किया, पर इसमें फिर से सब डिवीजन है, ये सब डिवीजन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर जो दूसरा नंबर है वो है HSSLC, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल जो है वो है, उसमें फिर से दो डिवीजन है, आप लोग देखते रहिए। और एक क्लास 3 है, क्लास 3 ड्राइवर जो है ये है HSLC लेवल का, ये ड्राइवर का पोस्ट के लिए है। तो अभी हम लोग ने देख लिया कि इसमें 2-3 कैटेगरीज है, पहला वाला बैचलर्स डिग्री, दूसरा वाला HS डिग्री और HS लेवल, एंड तीसरा वाला जो HSLC लेवल का ड्राइवर। पर बैचलर्स डिग्री होने से क्या मैं पूरा अप्लाई कर पाऊंगा, सब में अप्लाई कर पाऊंगा? हाँ, आप लोग कर लेना, पर आप लोगों का ये भी देखेंगे कि आप लोग ने किस में अप्लाई किया है, उस हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा वेरियस डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, वेरियस पोस्ट आपको इस जरिए में दिया जाएगा, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ वो लोग खुद देख लेते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कौन से पोस्ट के लिए सुइटेबल है, वो लोग देख लेते हैं। और किसका मार्क्स ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, अच्छा पोस्ट मिलता है मार्क्स ज़्यादा होने से, यही बात है। जैसे कि सबसे पहला जो है नॉर्मल बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल बैचलर्स डिग्री बाय फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग ने किया है बैचलर्स डिग्री, तब हो जाएगा, आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म फिलअप कर देना बैचलर्स डिग्री लेवल में। फिर बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 months ड्यूरेशन,
ये है डिग्री विदाउट कंप्यूटर और ये है डिग्री विद कंप्यूटर। देखना है कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ लिखा हुआ है। कंप्यूटर डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। 1 ईयर होने से कोई बात नहीं, पर मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए, 3 मंथ्स का नहीं चलेगा। ये है बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है वो है बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड स्टेनोग्राफर। तो इसमें देखो सब सेम लग रहा है, पर ये जो है एंड स्टेनोग्राफर लिखा हुआ है। एंड स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टेनो जिनको आता है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग अप्लाई करना, पर ये जो है ये उन लोग डिवीजन करके देंगे। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है नॉर्मल तो सबके पास है। अगर आप लोग ग्रेड 3 में देखने के लिए आए हो तो आप लोगों का श्योरली बैचलर्स डिग्री होगा। तो बैचलर्स डिग्री है, उसके साथ अगर कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा बात है। 6 मंथ का मिनिमम कंप्यूटर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए, तब मतलब पोस्ट मिलने का ज़्यादा चांसेस है इसमें। और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि इसमें लेवल जो है वो थोड़ा हाई होता है। एग्ज़ाम सेम होता है, एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है, पर कट ऑफ मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होता है बैचलर्स डिग्री विदाउट कंप्यूटर। पर बैचलर्स डिग्री विद कंप्यूटर में कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। वहीं बैचलर डिग्री विद लाइब्रेरी साइंस भी है, जो जिनको लाइब्रेरी जिनके पास लाइब्रेरी साइंस है वो लोग को गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन लोगों को पोस्ट देंगे, जिनमें डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग का अगर आप लोगों के पास स्टेनो है तो स्टेनो इसमें भी आप लोग सुइटेबल, आप लोग एलिजिबल होंगे, हो जाएंगे, इसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे, इस पर भी एलिजिबल। और अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है विद लाइब्रेरी साइंस भी है तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर कंप्यूटर है तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर डिग्री तो नॉर्मल है ही तो इसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब बैचलर्स डिग्री अगर किया है तो आप लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, कैटेगरी 1 के लिए। अब बात है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, कैटेगरी 2 में है HS लेवल। मतलब अगर आपने HS पास किया है, डिग्री भी पास करने से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेड 3 का पोस्ट है, इसमें ओवर क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। तो ग्रेड 3 का जो भी पोस्ट है आप लोग कर सकते हैं। उसमें 2 भाग होता है, HSLC एंड HSLC विद साइंस। तो जिन्होंने नॉर्मल HSLC किया है, सब लोग तो साइंस नहीं लेते हैं, तो जिन्होंने नॉर्मल हम लोग सब लोग अप्लाई करेंगे इसमें। HSLC पोस्ट में कैटेगरी 2 में कोई भी जिन्होंने भी HS पास किया है, डिग्री पास किया है, वो लोग सब अप्लाई करना है इसमें। पर बात यह है कि किसी किसी का साइंस रहता है, किसी किसी का साइंस नहीं रहता है। तो अगर साइंस विदाउट साइंस है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जो पोस्ट इसके लिए है। HSLC विदाउट साइंस के लिए जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का नाम आ सकता है। और अगर HSLC विद साइंस होने से आप लोगों का अगर साइंस है तो आप लोगों का इसमें भी नाम आ सकता है। तो ये दो टाइप्स है। वैसे इसमें 4 टाइप्स था, ऐसे इसमें 2 टाइप्स है। और एक है जो हम लोग का HS ड्राइवर, HSLC का ड्राइवर पोस्ट में क्या होता है, HSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड विथ LMB ड्राइविंग, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल क्योंकि आप लोग ऑफिसर्स का गाड़ी चलाएंगे आप लोग, इसलिए लाइट मोटर व्हीकल आप लोगों को ट्रक चलाने नहीं देंगे, इसीलिए हम लोग लाइट मोटर व्हीकल के लिए जिनके पास लाइट मोटर वैलिड लाइट LMV ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट होता है इसमें, ड्राइविंग टेस्ट थोड़ा टफ ही लेते हैं, पर होता है, डरना नहीं है। ड्राइविंग जिनके पास है, जिनको स्किल है, वो लोग ड्राइविंग में भी जा सकते हैं। फिर है इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज। टेंटेटिव वैकेंसी मतलब ये अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, फिक्स बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो डिग्री बैचलर्स डिग्री है ये बहुत ही इस बार कम है, हम लोग के टाइम में बहुत ज़्यादा था। 4005 जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था, 4055 एंड हियर इट इज़ 3127 एंड जो है 418। तो ये जो टोटल पोस्ट मिला के हम लोग का बोला गया है, ये ग्रेड 3 का पोस्ट है टोटल। These vacancies mentioned above are tentative, इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव है। वैकेंसीज रिजर्वेशन पोस्ट shall be published in due course of time and before written examination commission reserves the right to change any condition, ये कोई भी कंडीशन चेंज कर सकते हैं mentioned above उन लोग के as per the requirement। उसके बाद further commission reserves the right to cancel or amend the whole or part of the process recruitment at any time without assigning to any reason। वो लोग रीज़न नहीं देके अगर उसमें पूरा प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर किसी में अमेंड कर सकते हैं, मतलब चेंजेस ला सकते हैं इस प्रोसेस में। तो उसमें कोई भी वो लोग रीज़न देने के लिए
दायी नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने इधर पहले से ही लिख दिया है। हाउएवर कमीशन इन दिस रिगार्ड विल बी प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन, पर इनको पब्लिक क्वेश्चन कर सकते हैं, पर तब भी देखते हैं क्या आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। एज, अभी एज क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं। जनरल लोगों के लिए 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर कोई क्लास 12 पास कर रहा है तो 18 ईयर्स तो होगा ही। 16 में मैट्रिक देते, 18 में 12 पास करते हैं, तो 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए और 40 ईयर्स के बिलो होना चाहिए। एज ऑन ये एज ऑन दिस ईयर, इस साल के जनवरी महीने के पहले एक मतलब लास्ट ईयर के इस ईयर के जनवरी महीने के पहले आप लोगों का एज 40 ईयर्स के अबव नहीं जाना चाहिए। अगर 40 ईयर्स के अबव है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जनरल कास्ट के लिए बोल रहा हूँ। उसमें रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का SC ST के पोस्ट के कैंडिडेट्स के लिए, 3 ईयर्स है OBC MOBC कैंडिडेट्स के लिए, 2 ईयर्स है एक्स सर्विसमैन के पोस्ट के लिए, और 10 ईयर्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए। द एज ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रिकुलेशन, और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी लिखा हुआ है उसी के हिसाब से एज हम आप लोगों का एज माना जाएगा। तो इसीलिए मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्टिफिकेट है। हाँ, इस एग्ज़ाम के हर एक प्रोसेस में आप लोगों को रखना है। हाँ, रिटर्न के वक्त नहीं लेने से भी होता है, रिटर्न के वक्त बस एडमिट कार्ड लेने से हो जाता है, पर उसके साथ हम लोगों को एक कोई ID लगता है, वो बाद में हम लोगों का गवर्नमेंट बता के दे देंगे। बात है कि आप लोगों का जब भी एज कैलकुलेट होगा सब मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी एज लिखा हुआ है उसी हिसाब से होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, आप लोगों का एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका MB KB सब दे देंगे बाद में। एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है इस साल, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी फॉर सबमिशन ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी कैंडिडेट से किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जा रहा है। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, इसमें एप्लीकेशन प्रोसीड्योर है आप लोग को sheba.online.org से आप लोग कर सकते हैं, या फिर वेरियस आप लोग का ऐप्स भी है, उसमें जाके आप लोग लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली इसमें एंटर करके आप लोग क्लिक कर सकते हैं, आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। द एप्लीकेशन शैल बी रिसीव फ्रॉम, ये इधर लिखा हुआ है 10th of November 2023 ऑनवर्ड टू 29th of December 2023। तो ये याद रखना, एक महीने से ज़्यादा टाइम दिया गया है इसमें, इसी के अंदर आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है। कैंडिडेट शुड फिल अप, मतलब हम लोग इसमें से इतना श्योर हो सकते हैं कि इस डेट में, मतलब दिसंबर तक आप लोगों का बहुत टाइम है, मतलब अभी तक 2 महीने का टाइम है पढ़ने के लिए। उसके बाद भी थोड़ा टाइम तो उन लोगों को प्रोसेसिंग में लगेगा, एडमिट कार्ड बनाने में लगेगा, उस एग्ज़ाम सेंटर सेटल करने में लगेगा। तो इसमें हम लोग मान के चल सकते हैं कि अभी अब तक हम लोग के पास 3 महीना जितना है। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग कितना एक्सटेंड करते हैं। कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल द फील्ड्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हिच आर मार्क्ड एज मैंडेटरी, जो भी मैंडेटरी है उसको आप लोग फिलअप करना। कैंडिडेट शुड बी कॉशियस वाइल सबमिटिंग, और इसमें बोल रहे हैं सबमिट करते वक्त थोड़ा एक बार चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना, ताकि रॉन्ग ना हो, क्योंकि रॉन्ग होने के बाद नो स्कोप ऑफ एडिटिंग, करेक्शन या रीसबमिशन का कोई भी चीज़ नहीं है कि आप लोग अपना एक बार अगर हो गया तो हो गया, उसका कोई रीसबमिशन नहीं होगा। तो सबमिट करने से पहले आप लोग थोड़ा सोच लेना। After submitting the online application form, the candidate will be get a unique number against their submitted application and will utilize the unique number for the future reference। तो जो आप लोगों को नंबर मिलेगा सबमिट करने के बाद, एक यूनिक नंबर मिलेगा, वो नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख देना अपने पास, या फिर अगर मैसेज आया तो अच्छा बात है, नहीं तो आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख देना, कहीं पे स्टोर करके रख देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट दैट फॉर एनी लैप्स ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फी ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द कमीशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। और इसीलिए आप लोग 29 का इंतज़ार मत करना, 29 दिसंबर का इंतज़ार मत करना, आप लोग इसके बीच में ही कर लेना, 10 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक ही कर लेना। The admit card for attending the examination will be eligible for download from the official website of SEBA, और बाद में एडमिट कार्ड जब आएगा डेट एंड टाइम उसी में मेंशन किया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर तो देखिए, द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो लोग बाद में देंगे। हाउएवर आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन द शॉर्ट लिस्टेड, और सबको कुछ ना कुछ स्किल टेस्ट में अपीयर होना ही पड़ता है, तो कंप्यूटर हो या फिर स्टेनोग्राफी हो, सबको कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर कोर्स में तो मैंने अप्लाई नहीं किया तो मेरा क्यों कंप्यूटर देंगे, नहीं, सबको कंप्यूटर लिया जाता है, कंप्यूटर टेस्ट सबका होता है। स्टेनोग्राफी का अगर किसी ने किया है तो स्टेनोग्राफी उनका ही लिया जाएगा जिन्होंने स्टेनोग्राफी का वो किया है, पोस्ट में अप्लाई किया है। और अगर ड्राइविंग का इसके ड्राइवर का पोस्ट में किया है तो ड्राइविंग स्किल्स भी टेस्ट होगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, और ये बाद में भी आप लोगों का नोटिस आ जाएगा कि कौन सा क्या क्या चाहिए, पर इसमें तब भी पढ़ लेते हैं एक बार ताकि बाद में याद रहे कि इसमें था। तो क्या क्या है देखिए, इसमें है एज प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आप लोग का HSLC सर्टिफिकेट है, HSLC का एडमिट कार्ड ज़्यादातर लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई कास्ट कैटेगरी में आता है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में, तो इसलिए अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसको भी रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप लोग ने कंप्यूटर के पोस्ट में किया है तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सब मेंशन किस में है, डिक्लेरेशन फॉर्म इन ए अंडर रूल 51 ऑफ द आसाम पुलिस सर्विस एप्लीकेशन नॉर्म स्मॉल फैमिली नॉर्म, ये भी एक स्मॉल फैमिली नॉर्म भी एक है जो चाहिए हम लोग का, फॉर्म ए में मिलता है, एज अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ द वेरिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द नोटिस लेटर। ये बाद में हम लोग को नोटिस दिया जाएगा कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का एक सर्टिफिकेट होता है, वो मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। अदर कंडीशंस क्या क्या है, दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस के है तो उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने हेड डिपार्टमेंट से लाना पड़ेगा स्किल टेस्ट के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। कोई भी समय मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरली स्किल टेस्ट के दिन ही हो जाता है, पर अगर नहीं हुआ तब भी आप लोग उस दिन में लेके जा सकते हैं जब हमको बोला जाएगा। कैनवासिंग डायरेक्टली, अच्छा तो ये तो बोला गया है कि आप कैनवासिंग नहीं करना, किसी के साथ मिलके कुछ सीट वीट का बंदोबस्त मत करना, तो ये बात है। उसके बाद कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। नो TA DA, और आपको जो आने जाने का कोई भी खर्च नहीं दिया जाएगा। देयर विल बी नो प्रीफरेंस फॉर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, हाउएवर, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग का कोई भी प्रीफरेंस नहीं है, पर गवर्नमेंट ट्राई करेंगे कि आपके नियरेस्ट लोकेशन में आपको दिया जाए। The selection of the candidate shall be on the basis of the merit order of higher grade pay taking into consideration reservation as applicable। तो ये मेरिट लिस्ट जो वो होगा तो हायर, जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना हायर ग्रेड में आपको मिलेगा। Selected candidates with a particular grade pay shall be allotted departments by draw of lots of by the commission। और ये सब तो बात का बात है, आप लोग पहले हो जाने के बाद सिलेक्ट हो जाने के बाद जब आप लोगों को खुशी का खबर मिल जाएगा तब जाके ये सब काम आएगा बाद में। द कमीशन रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट एज एंड व्हेन एनी इनएलिजिबिलिटी कंडीशन इज डिटेक्टेड। अगर आपका कोई भी इनएलिजिबिलिटी अगर आपको डिटेक्ट किया तो उन लोग आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द कमीशन एज टू द एलिजिबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू बी एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। द डिसीजन ऑफ द कमीशन ही फाइनल रहता है इन सब में। तो ये था ग्रेड 3 का एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही हम लोग ग्रेड 4 का एडवर्टाइजमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू, जय हिंद, जय आसाम।